पंप के ऊपर बैनर लगा हुआ था और पेट्रोल पंप पर जा गिरा वो, और उसके अंदर काफ़ी लोग दब गए, काफ़ी गाड़ी दबी, बस, ट्रक, बाइक, ऑटो, टैक्सी सब दब गए। ड्राइवर थे वो भी इसी में? हाँ, वो भी, हमारा ड्राइवर भी इसके अंदर दबा, मेरा गाड़ी भी दबा है अंदर। तो अभी तक उसका ड्राइवर का कुछ पता नहीं चला है। मेरे खुद की रिक्शा है, अब ये दोनों जन मेरे ड्राइवर थे, दिन वाला ड्राइवर और नाइट वाले ड्राइवर। ड्राइवर किधर है वो तो नहीं पता है। मैं पूरा राजावाड़ी ढूंढ के आया, वहाँ तो मेरे को मिला नहीं, इसके लिए मैं पता करने के लिए इधर आ गया। बोला अपना पेट्रोल पंप हाईवे वाला है ना, वो गिर गया है और उसमें गाड़ी नीचे है। तो बोला आप कैसे हो? बोला मेरा सर फट गया है पूरा और हाथ टूट गया है। वो मेरे भाई का वो था, गैस भराने गए थे, वो लाइन में लगे हुए थे, तभी वो ऊपर से गिरा। बारिश हल्का हुआ, बारिश होने के बाद वो गिरा, उसके ऊपर ही गिरा, ऑटो भी दब गया, वो भी खत्म हुआ। तो पब्लिक जितना भी पेट्रोल पंप पे खड़ा था, कोई लोग रिक्शे में पेट्रोल भराने आए थे, बाइक पे, कोई सीएनजी भराने आया था, बराबर, कोई डीजल भराने आया था, कोई बच्चा फैमिली के साथ था पूरा। अभी हमने बॉडी निकाला है, इधर से 13 बॉडी निकाला है, बराबर। एक 17 साल का बच्चा सुबह मॉर्निंग में आया है, बराबर। आज आमचा भाऊ गेला है, आज मेरा भाई गया है, मेरा कजन भाई गया है एक गांव का, उसका 10वीं की एग्ज़ाम दिया है और एक घर में ही है। तो 5 लाख का पैकेज में उसका पढ़ाई हो जाएगा क्या? वो घर काम करते हो, भाड़े के झोपड़पट्टी में रहते, 5 लाख के पैकेज में उनका क्या होगा? घाटकोपर की जो घटना है, ये दिल दहला देने वाली घटना है, डराने वाली घटना है। सोच के देखिए कि आप कहीं पेट्रोल पंप पर खड़े हों और इस तरीके का एक विशालकाय होर्डिंग गिर जाए, किसी के लिए भी इस स्थिति में बचना बिल्कुल नामुमकिन जैसा हो जाएगा। घाटकोपर के पास इस विशालकाय होर्डिंग के गिरने से जो हादसा हुआ है, उसमें 48 घंटे जरूर हो गए हैं, लेकिन सवाल जो हैं वो अभी भी लगातार बने हुए हैं। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीटीवी लगातार इस खबर के तमाम पहलू आप तक पहुंचा रहा है। इस सिलसिले में एनडीटीवी ने कई अहम खुलासे भी किए। कुछ 4 बड़े जो अहम बातें हैं वो जरा आपको बता दें कि अभी इस वक्त इस पूरी खबर पर क्या है। इसमें ये जो पूरा होर्डिंग था ये अवैध था, बीएमसी की इजाजत के बिना इसको लगा दिया गया था। इतने बड़े गाजे बाजे के साथ लगाया गया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज हो गया। बीएमसी जो है वो आंखें मूंद कर सोती रही। दूसरा खुलासा यह भी रहा कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की गई थी। तीसरा बात यह भी आपको बतानी है कि जिस जमीन पर यह होर्डिंग लगाई गई थी वह रेलवे की जमीन थी। और चौथी अहम जो पड़ताल के बाद बात सामने आई है कि 14 महीने पहले इस होर्डिंग को लेकर चेतावनी दी गई थी, इसके स्ट्रक्चर को लेकर चेतावनी दी गई थी कि इससे खतरा पैदा हो सकता है। पांचवी एक अहम बात इस पर यह भी है कि होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी ईगो के मालिक जो है भावेश भिड़े, उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज है। 2 दर्जन से ज्यादा उनके ऊपर पहले ही केस है और अब वो गायब है। बहरहाल इस हादसे में 48 घंटे हो चुके हैं। कई लोगों का अभी भी फंसे होने का अंदेशा लगाया जा रहा है कि लोग इसके नीचे अभी भी दबे हो सकते हैं। मरने वालों की तादाद अभी बढ़ सकती है। उनके सुरक्षित निकलने की कोशिशें जो है वो जारी है। गिरी हुई होर्डिंग को काटा जा रहा है, पर यह काम जो है काफी धीरे हो पा रहा है क्योंकि यह एक पेट्रोल पंप पे गिरा है और पेट्रोल पंप पे गिरे होने की वजह से इसमें मुश्किलें आ रही हैं। इस बीच हादसे में मरने वालों की तादाद 15 हो चुकी है। असली सवाल यही है कि इस मामले में जांच अब तक कहां पहुंची है और शहर में ऐसे कितने खतरनाक होर्डिंग है जिनके खिलाफ कहा जा रहा था कि बीएमसी ने मुहिम चलाई है। उस मुहिम की कहां तक पहुंची, वो शुरू हुई थी भी या नहीं, और क्या सिर्फ होर्डिंग के मालिक को पकड़ के या जेल में डालने से जो लोग मारे गए वो तो वापस आएंगे नहीं? उन अधिकारियों का क्या होगा? बीएमसी के उन लोगों का क्या होगा जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस होर्डिंग को इतने महीनों तक वहां पर रहने ही ना दिया जाए? ये सब अहम सवाल है। हादसे में घायल एक व्यक्ति से बात की हमारी सहयोगी राधिका ने। उन्होंने क्या कुछ बताया उस दिन के बारे में आपको सुनाते हैं। आप कल वो पेट्रोल पंप में आए थे, बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ? मैं 4 बजे के टाइम में काम खत्म करके आ रहा था, पेट्रोल मेरा खत्म हुआ था गाड़ी का, मैं पेट्रोल डालने के लिए आया। तो पेट्रोल जैसा डाल के हुआ ना, अचानक हवा वगैरह तेज़ चालू हो गया और बारिश गिरने लगा। मतलब बारिश गिर रहा है बोल के मैं बोला थोड़ा देर रुक जाऊँ साइड में बोल के मैं उधर बाजू में ये हो गया। तो उतने में जो है बाजू में जैसा मैं गाड़ी करके लगा के खड़ा ही रह गया, तो उतना तक बहुत ज़्यादा हवा चलने लगा, तो अचानक वो होर्डिंग गिरने के जैसा लग रहा था।
तो मैं और थोड़ा साइड हो गया और देखो तो सडनली गिर गया, और गिर गया तो उसमें 2 सेकंड के अंदर कुछ मालूम ही नहीं पड़ा अचानक। और आपको कब रेस्क्यू किया? तुरंत रेस्क्यू? उसके 10-15 मिनट के बाद में फिर मैं कैसा पतरा वितरा हटा के फिर मैं खुद आया बाहर। उसके बाद फिर लोगों भी और आए, फिर बाद में रेस्क्यू टीम फिर बाद में आई सब। आप ऐसे भी सब बोले थे? नहीं, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग इधर पे पूरे जितने आपके फैमिली के कोई? नहीं कोई नहीं, मैं अकेले था। आप गैस भरने गए थे? पेट्रोल भरने गया था, मेरी 2 व्हीलर थी, बाइक एक्सेस बाइक थी। अब इस पर कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। उन अहम सवालों में एक ये भी सवाल है कि सुरक्षा से जुड़ी जो गाइडलाइंस थी उसकी अनदेखी क्यों की गई? बीएमसी ने क्यों आंखें मूंद के रखी? खतरनाक होर्डिंग को क्यों नहीं हटाया गया? किसकी मिलीभगत से ये अवैध होर्डिंग्स लगाए जाते हैं? अवैध होर्डिंग्स के पीछे क्या कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है? देश भर में अवैध होर्डिंग्स पर क्या अब इस हादसे से सीख लेते हुए कुछ कार्रवाई होगी कि कम से कम दोबारा इस तरीके का कोई हादसा ना हो? अब जो ये पूरा घाटकोपर का होर्डिंग हादसा हुआ है उस पर एनडीए टीवी के हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट जो हैं उनसे बातचीत की, जो पूरे इस काम में इस वक्त सुरक्षा के लोगों को बाहर निकालने के काम में लगे हुए हैं। सुनील सिंह ने उनसे बात की, आपको पहले वो सुनवाते हैं। 40 घंटे हो चुके हैं। जो अधिकृत आंकड़ा है वो 14 की मौत का बताया जा रहा है और 89 लोग बाहर निकाले जा चुके हैं। ये लेकिन कल का है। अब की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है? अभी हम लोगों ने गैस कटर से जो ग्रिडर्स है, बड़े ग्रिडर्स, उसको काटना शुरू किया है। तो पहला जो ग्रिडर है बैक साइड से वो हमने काट लिया है पूरा, और पोकलैन के सहायता से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ फायर डिपार्टमेंट का भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अभी छोटा सा एक चिंगारी लग गई थी तो उसने तुरंत ही वो बुझा दिया गया, क्योंकि हर जगह पेट्रोल है। तो हम लोग जो बाकी इक्विपमेंट्स है, कटिंग इक्विपमेंट जिससे चिंगारी निकलती है, वो हम लोग यूज़ ही नहीं कर पा रहे आप, और काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है। तो जो कटर की बात कर रही है, कटिंग जो किया जाता है, तो वो कटिंग कैसे कर पा रहे हैं? वो अभी गैस कटर से हम लोग कट कर रहे हैं, क्योंकि उससे चिंगारी नहीं निकलती है। तो जो जहाँ हमें कट करना है वही हम लोग फ्लेम जला रहे हैं और कट कर रहे हैं। और उसके अलावा उसके साथ साथ हमने वाटर के टेंडर्स और फोम के टेंडर्स पास में रखे हुए हैं। हमें शक है कि वहाँ है अभी भी दबे हुए, क्योंकि एक गाड़ी 2 गाड़ियाँ जो है हम लोगों ने वो पूरा अंदर तक देखा है, तो उसमें होने के चांसेस है। बट जब तक ये पूरा नहीं निकाला जाएगा तब तक हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, कितना फीसदी मलबा हटाया जा चुका है? अगर ये पूरे ग्रिडर को, जो होर्डिंग को अगर 100% माने तो हमारा 15% के आसपास का मलबा अभी तक हट गया है। बस 15% ही, यानी 15 की बात कर रहे हैं 15, यानी बहुत ज़्यादा मलबा बचा है। लेकिन आपकी जो प्रमुखता है, यानी कि जो वो ये है कि जो लोग अगर फंसे पहले उन्हें निकालने की कोशिश की जाए। यही हमारी पहला जो होता है कि जो लोगों को जान बचाना होता है। बट इस केस में हमारा इक्विपमेंट यूज़ नहीं हो पा रहा है। मैन्युअली हम लोग जितना कोशिश कर सकते हैं उतना हम लोग कर रहे हैं, और इक्विपमेंट यूज़ नहीं होने की वजह से हम लोग जो कार है, कार का डोर भी नहीं कट कर पा रहे, और जो मेन ग्रिडर है उसको भी नहीं कट कर। तो अभी और कितना वक्त लग सकता है आपके अनुसार? इसको और समय लगेगा। पूरा अगर हम लोग मलबा हटाने की बात करेंगे तो इसमें और टाइम लगेगा। से चलते हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक हमारे सहयोगी इस वक्त इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं। सुनील हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रौनक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो हम लगातार ये बात पूछ रहे हैं कि ये हादसा हुआ, इसकी जिम्मेदारी जो है उस व्यक्ति जिसने ये होर्डिंग लगाया, जो उस एजेंसी के मालिक हैं, उसके साथ साथ बीएमसी की भी बनती है। क्या बीएमसी आंतरिक तौर पर अपने अधिकारी जो जिनकी मिली भगत से ये होर्डिंग लगाया गया, इतने दिनों तक आंख मूंद कर ये होर्डिंग का धंधा चलता रहा, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, या सिर्फ सारा जो दोष है वो उस आदमी के ऊपर मान के एजेंसी के ऊपर थोप कर अपना काम चला रहे हैं? जी देखिए, इसमें 2 प्रमुख बातें जो है वो सामने निकल कर आ रही है। एक तो ये कि जिस जगह पर ये होर्डिंग लगा था वो बीएमसी की जगह नहीं थी। बीएमसी एक नोडल एजेंसी है, जो कि मुंबई में अगर आपको कहीं होर्डिंग लगाना है तो बीएमसी से इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन इस मामले में ऑलरेडी बीएमसी जो है रेलवे जीआरपी के खिलाफ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गई है, क्योंकि जिस तरह से इस ईगो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यहाँ होर्डिंग लगाने की इजाज़त दी गई थी, जीआरपी ने कहा था कि ज़मीन हमारी है और इसमें बीएमसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं
नहीं है। बीएमसी ने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और मामला सब जुडियस था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पिछला विधानसभा का सत्र हुआ था नागपुर में, उसमें भी विधान परिषद में बीजेपी के विधायक है प्रवीण दरेकर, उनकी तरफ से भी स्पेसिफिक होर्डिंग को लेकर मुद्दा उपस्थित किया गया था। कई पत्र भी लिखे गए। बीएमसी की तरफ से भी एक पत्र लिखा गया था कि जीआरपी को कि ये अवैध तरीके से बनाया गया, लिहाजा इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अधिकारियों की मिली भगत की वजह से इस पर जो है इन शिकायतों को दरकिनार किया गया और आज इतना बड़ा हादसा जो है देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कि जो होर्डिंग था उसकी जो कितने टन का था, कितना वजन था, जो जानकारी अभी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। 250 टन का ये होर्डिंग जो है उसका वजन जो है बताया जा रहा है। और जिस तरह से भरभरा कर ये गिरा, आपने देखा कि कई वहां पर लोग, चूंकि उस वक्त बहुत तेज से हवा चल रही थी, तो लोग शेल्टर लेने के लिए पेट्रोल पंप के पास पहुंचे हुए थे और ऐसे वक्त ये हादसा हो गया। तो इसलिए कई लोगों की जान यहां पर चली गई है। लेकिन मुख्य तौर पर जो सवाल आपने पूछा है कि जिम्मेदारी किसकी है, तो जिम्मेदारी अभी तक जो है 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक जिम्मेदारी तय नहीं की जा चुकी है। पुलिस अधिकारी ये बोल रहे हैं कि जो भावेश भिंडे है उसकी तलाश जारी है, वो हादसे के बाद से फरार है। उसकी आखिरी लोकेशन लोनावला में ट्रेस की गई है, इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जबकि उसको ढूंढने के लिए 8 टीम जो है वो मुंबई पुलिस की तरफ से बनाई गई है। तो जिम्मेदारी एक दूसरे पर धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि मुंबई में ये एक होर्डिंग हादसा होने के बाद इस तरह का मामले सामने आया है। मैं आपको अधिकृत जानकारी बताऊं जो बीएमसी की तरफ से दी गई है, मुंबई में अधिकृत होर्डिंग की संख्या 1025 है। लेकिन मुंबई में जब हम घूमते हैं तो इससे कई ज्यादा होर्डिंग जो देखने को मिलते हैं। इसका मतलब साफ है कि कई जगहों पर बिना परमिशन के होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। जी, और जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील ने बातचीत की थी वहां पर हादसे की जगह पर, जो राहत और बचाव कार्य में लोग लगे हुए हैं। सुनील, लेकिन अभी जिस तरह से आपकी जो रिपोर्ट आई थी, अभी जानकारी क्या मिल रही है? कितने और लोग वहां फंसे हो सकते हैं? कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने घर वालों को, अपने प्रियजनों को ढूंढते हुए इस इलाके में घूम रहे हैं, उन्हें अता पता नहीं है कि उनके घर वाले चले कहां गए। बिल्कुल अंकित, देखिए सही आंकड़ा तो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन जो आकार है होर्डिंग का था 120 बाई 120 वर्ग फुट, वो जो है कि पूरी की पूरी ढह गई थी नीचे। और उसके नीचे बड़ी संख्या में जो लोग थे, पेट्रोल भराने के लिए जो गाड़ियां थी वो तो थी। इसके अलावा चूंकि उस दौरान बारिश और आंधी और तूफान जैसा मौसम था, तो बाकी लोग भी जो सड़क पे चल रहे थे, टू व्हीलर हैं, ऑटो रिक्शा हैं, वो लोग भी आकर वहाँ पर खड़े हो गए थे। तो पहले दिन ही अंदाज़ा जताया गया था 100 से ज़्यादा लोग उसके अंदर हो सकते हैं। तो अभी 89 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 14 लोगों की मौत का अधिकृत आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर हम देखें तो चूँकि जिस रफ्तार से ये मलबा हटाया जाना चाहिए था, यहाँ लोखंड, वो इतना हैवी होने की वजह से उठाया नहीं जा सका था। और ये जो गर्डर आप देख रहे हैं, ये बीच में आ रहा था। तो उस तरफ अभी भी चूँकि सिर्फ जानकारी जो मिल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50% ही अभी तक मलबा हटाया जा चुका है। तो उस तरफ बहुत सी गाड़ियां अभी भी दबी हुई हैं। 2 जो लोग हैं वो स्पॉट किए गए हैं, बता रहे हैं कि बॉडी स्पॉट हुई है एक लाल रंग की कार में। उसको निकालने की फ़िलहाल कोशिश चल रही है, लेकिन वो कल से स्पॉट हुई है, लेकिन अभी तक उस कार तक जो है कि पहुँच नहीं पाए हैं एनडीआरएफ के जवान। कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब ये गर्डर काट के अभी कुछ देर पहले ही अलग किया गया है। तो हो सकता है कुछ घंटों में वो वहाँ तक पहुँच पाएँ और फिर उनकी शिनाख्त होगी तो पता चलेगा कि आखिर वो कौन है। लेकिन यहाँ पर हम कहें तो यहाँ पर ज़रूर कुछ लोग हैं जो बार बार आ रहे हैं, अपनों की तलाश कर रहे हैं। एक जो जानकारी यहाँ पे मिली है कि जो एटीसी है, मुंबई एटीसी, उसके पूर्व जीएम, वो भी उसी दिन अपने परिवार के साथ से मुंबई आए थे, लेकिन उसके बाद से संपर्क नहीं हो पाया है। तो उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, एटीसी के कुछ भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सभी को आशंका एक है कि हो सकता है संभव हो वो इस हादसे का शिकार हुए हों। हालांकि अभी तक अधिकृत तौर पर इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इंतजार है कि जब जो लोग अभी अंदर फंसे हैं वो जब बाहर निकाला जाएगा, तो उनकी पहचान होगी, तभी अधिकृत तौर पर बताया जा सकता है कि कौन इसमें फंसे हैं और कितने लोग फंसे हैं। तो ये संख्या का अनुमान लगाना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से होर्डिंग का आकार है, जो अनुमान लगाया जा रहा है उससे भी ज़्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के फंसे होने की अभी भी अनुमान वहाँ पर लगाया जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से कम जो परिवार वाले जिनके लोग अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं, उन्हें ज़रूर अपने सवालों के जवाब मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों सहयोगियों का इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
राजस्थान के झुंझुनू खदान हादसे में एक अधिकारी की मौत हो गई है। कोलकाता टीम के मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उन्हें इलाज के लिए जयपुर भेजा गया है। केतरी खदान में कुल 15 लोग फंसे थे, जिनमें से 14 सुरक्षित बचा लिए गए। दिल्ली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंची। स्वाति मालीवाल को इंसाफ दिलाने के नाम पर बीजेपी का यह प्रदर्शन चल रहा है, मगर अभी तक ये साफ नहीं है कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुआ क्या था। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसके पास स्वाति मालीवाल के नाम से फोन आया था। केजरीवाल के सचिव पर मारपीट का और बदसलूकी का आरोप लगाया गया, लेकिन उसके बाद कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। कल आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनके साथ बदसलूकी हुई थी और मुख्यमंत्री के सचिव के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कार्रवाई करेंगे। टेम्पू के पीछे से अपने अपने हाथ में प्ले कार्ड पकड़े। टेम्पू के पीछे प्ले कार्ड रखे हुए हैं, सभी अपने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठाए। अरविंद केजरीवाल देश की जनता को बताएं कि 13 मई को सीएम हाउस में जो बदनाम घटना हुई है उसका काला सच क्या है। पिछले 48 घंटे से महिलाएं अरविंद केजरीवाल से यही सवाल पूछ रही हैं और सभी सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम हाउस में आखिरकार एक महिला के साथ मार पिटाई कैसी हुई। यह अलग बात है कि वो मौजूदा तौर में सांसद हैं और उनकी पुरानी सहयोगी हैं और करीबी हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल सुल्तान साहब चुप्पी क्यों साधे हैं? अपने हाथ में प्ले कार्ड पकड़े। सवाल यही उठता है कि इसके ऊपर कोई लिखित क्या कोई शिकायत होगी या ये सिर्फ अब एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। जब आम आदमी पार्टी ने माना है कि उनके साथ बदसलूकी हुई, तो आम आदमी पार्टी ने क्या कार्रवाई की, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं सीएम आवास के भीतर स्वाति मालीवाल के साथ जो बदसलूकी के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन तो चल रहा है, लेकिन इसको लेकर अभी तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल ने खुद चुप्पी साधी हुई है। टेम्पू के पीछे से अपने अपने हाथ में प्ले कार्ड पकड़े। टेम्पू के पीछे इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सीए के तहत पहली बार नागरिकता 14 शरणार्थियों को दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नागरिकता गृह सचिव ने जो है वो नागरिकता का सर्टिफिकेट इन 14 शरणार्थियों को दिया है। आपको बता दें, सीए को लेकर मोदी सरकार और विपक्ष के बीच में काफ़ी तनातनी रही है। सरकार ने जब ये नोटिफिकेशन, ये कानून निकाला था, तो इसमें अल्पसंख्यक जो बाकी देशों में रहते हैं, आसपास के देशों में रहते हैं, उसमें सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात की गई थी। उसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था और अब ये खबर आ रही है कि 14 लोगों को पहली बार इस कानून के तहत नागरिकता दे दी गई है। चौदह शरणार्थियों को सीए कानून के तहत नागरिकता दी गई है। गृह सचिव ने उन्हें भारतीय नागरिक होने के सर्टिफिकेट दिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको उसी खबर तक लिए चलते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर है। सीए के तहत पहली बार देश में 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। नागरिकता गृह सचिव ने
सर्टिफिकेट जो है इन 14 लोगों को दिए हैं। तो यानी कि तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद ये नागरिकता अब 14 शरणार्थियों को मिली है। अब ये 14 शरणार्थी भारतीय नागरिक हैं और आम भारतीय नागरिकों के जैसे सारी सुविधाएं इनको प्राप्त होंगी। इसके चलते मेरी सहयोगी नीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नीता, सीए को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी रहा है, जो ऑपोजिशन है और कई राज्यों में अभी भी इसका विरोध चल रहा है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कदम है उन लोगों तक नागरिकता देने के लिए जो आसपास के देशों से आए हैं जहां पर उनका उत्पीड़न हो रहा था। बिल्कुल, लेकिन केंद्र सरकार का अंकित ये कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी जो रूल्स हैं वो नोटिफाई कर दिए थे 11 मार्च 2024 को, जिसके तहत एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था। पूरी एक कवायद की जा रही थी कि कैसे इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। पूरे मापदंड उसमें दिए गए थे, पूरे डूज एंड डोंट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए थे। उनको पार करने के बाद ही इन 14 लोगों को अब जो है वो नागरिकता दी गई है। ये 14 लकी लोग हैं कि पहले बैच बना है ये जिन्हें सीए का नागरिकता सर्टिफिकेट दी गई है। हालांकि कितने लोगों ने इस ऑनलाइन पोर्टल में अप्लाई किया है इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय फिलहाल कोई आंकड़ा नहीं दे रहा है। किन किन स्टेट से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है ये भी नहीं बोल रहा है, लेकिन माना जा रहा था कि इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो असम और बंगाल में होगा और सबसे ज़्यादा अपोजिशन जो है वो बंगाल में ही होगा। वहाँ की के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना था कि वो अपने स्टेट में इसे लागू नहीं करेंगी। इनफैक्ट मेनी जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उन्होंने ये कहा था, लेकिन अब ये 14 जो नागरिक जिनको अब नागरिकता मिल गई है ये लकी लोग माने जा रहे हैं और केंद्र सरकार का कहना है कि वो जायज़ तरीके से, क्योंकि जो उसने रूल्स बनाए हैं उन्हीं के तहत इन लोगों को नागरिकता दी गई है। अंकित, नीता बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।